हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि आपके लिए यूजफुल हो जाएगी, जो कि एक ब्रेजा के बारे में है। जो भी बंदा सेकेंड हैंड कार परचेज करना चाहता है, जब वो परचेज करता है उसके मन में कई सारे सवाल आते हैं। आज हम गुरनाम सिंह संघेड़ा जी के साथ हैं। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन क्लियर अप करेंगे जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाउट्स को क्लियर कर देंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। बताइए गुरनाम सिंह जी, आपने ये सेकंड हैंड परचेज क्यों करी है कार? देखिए सेकंड ब्रेजा ही करी है। हाँ, वो भी बताऊंगा मैं सेकंड हैंड क्यों की है और ब्रेजा ही क्यों की है। वो सबसे पहले आते हैं सेकंड हैंड परचेज क्यों। तो इसके लिए देखिए ऐसा होता है कि बजट कंस्ट्रेंट वाले लोग ही नहीं पुरानी गाड़ी प्रेफर करते। कुछ समझदार लोग जो हैं वो कॉस्ट सेविंग के लिए, पैसा बचाने के लिए भी सेकंड हैंड कार परचेज कर लेते हैं। जो लोग जानते हैं कि 4-5 साल में गाड़ी को कुछ नहीं हुआ होता, इंजन बिल्कुल सेफ होता है, उसको और लंबे समय के लिए चलाया जा सकता है। नॉर्मली 15-20 साल तो गाड़ी की एज रहती है, तो इनिशियल के 4-5 साल में कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो कुछ लोग 4-5 साल के बाद गाड़ी को सेल करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे कार बाय करना, उनसे बाय करना, वो बहुत ही, मैं कहता हूँ, समझदारी का सौदा है कि आपको एक अच्छा सेफ एंड साउंड इंजन मिल जाता है, जिसको कहते हैं ना कि पूरा रमा हुआ इंजन आपको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आज की डेट में अगर ये गाड़ी अगर कंपनी बनाती तो इसकी कॉस्ट लगभग 12 से 12.5 लाख के बीच में होती। बस मेरी जो कॉस्टिंग ठहरी है इसको, ये लगभग 7 लाख के आसपास है, 50,000 के आसपास ही चली है। इंजन एज न्यू एज है, तो मेरा कॉस्ट सेव हो गया। दूसरा, मुझे बड़ी गाड़ी भी मिल गई। सेकंड हैंड गाड़ी का जो एक थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है लोगों को कि यार इसने पुरानी खरीदी है, yes. वो चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कम पैसे लगा के हम कैसे उससे ज्यादा आउटपुट ले पाए। सेकंड हैंड कार लोग परचेज करते हैं, वो इस चीज को अप्लाई करते हैं, हाउ टू गेट मोर विद लेस। सो ये मैंने क्यों ली, क्योंकि मेरे प्रेफरेंसेस में नेक्सॉन थी, इको स्पोर्ट थी, किया सोनेट भी थी, तो वेन्यू भी थी, यस ऑफ कोर्स। तो वो काफी तगड़े राइवल हैं इसके, बट इको स्पोर्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। इवन इस सेगमेंट को सेट करने वाली भी इको स्पोर्ट ही है, बट उसको मैंने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो गाड़ी जो है, उसकी जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो इंडिया से अभी आउट हो चुकी है। तो अगर उसको लेके आ जाते तो एक थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है कि यार ये तो बंद हो चुकी है कंपनी, तो ये गाड़ी खरीदी, सस्ते में मिल गई होगी, और कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में जाके ना उसकी सर्विसेज वगैरह में इश्यूज आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। सेकंड मेरा प्रेफरेंस था नेक्सॉन का। मैं बिल्कुल फुली रेडी था, बट होता है ना फ्रेंड फैमिली सर्कल में जब हम सलाह लेते हैं कि यार ये वाली गाड़ी परचेज कर लूं, तो उसके लिए थोड़ा सा जो उसका बॉडी शेल है ना, जो शेप है ओवरऑल, वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। उसके लिए थोड़े से नेगेटिव रिव्यू थे लोगों के, कि कई लोगों को हो सकता है वही चीज उतनी पॉजिटिव भी लगती हो, बट जो मेरा सर्कल था मेरे हिसाब से वो फिट नहीं बैठी, क्योंकि उसकी जो शेप है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड रिव्यू था मेरे जो अपने सलाहकार थे। बाकी इंजन की परफॉर्मेंस, माइलेज उसमें कोई डॉट नहीं है, हालांकि वो सबसे सेफ भी है, 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। सो उसको रिजेक्ट करने का रीजन यही था। अब उसके बाद आ जाती है वेन्यू। तो वेन्यू नो डाउट बहुत अच्छी, हुंडई की सारी गाड़ियां बहुत अच्छी होती है। तो वेन्यू का मेनली देखो, मैंने इससे पहले डिजायर रखी हुई थी, तो डिजायर को सेल करके मैं अपग्रेड करना चाह रहा था। तो अगर डिजायर से मैं वेन्यू में जाता हूं तो वो भी अपग्रेड है, बट हर चीज में अपग्रेड नहीं है, क्योंकि उसमें जो माइलेज मिलती है वो कम है। हुंडई की गाड़ियों की सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से, वो है उनकी माइलेज, बाकी किसी चीज में वो पीछे नहीं है। इस वजह से मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। और टू बी हॉनेस्ट की उसके अगर कंपेयर होते हैं उनके साथ, तो वो कहीं ज्यादा थे, वो थोड़ी कॉस्टली, महंगी भी पड़ रही थी। इवन अगर डीजल में मिलती तो उसकी भी माइलेज काफी ठीक ठाक हो जाती है। डिजायर से मैंने अपग्रेड किया है, तो मुझे हर चीज में अपग्रेड चाहिए, क्योंकि मारुति वालों का, अगर मारुति किसी ने रखी है ना मारुति की गाड़ी, तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से सेफ्टी तो चलो होता ही है, बट माइलेज के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारा फोकस करते हैं लोग। फाइनली फिर यही बची जो दिखने में भी अच्छी हो, इंजन में भी अच्छी हो, माइलेज में भी अच्छी हो, और कल को रीसेल भी अच्छी दे जाए, तो इसलिए फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया था। ठीक है, अब हम इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस और इंजन के बारे में। जैसे कि ये 1248 सीसी है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये अंडर पावर है या लो पावर में है। क्या आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें बताएंगे ताकि लोगों को भी पता चल सके? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये 1248 सीसी है। सेम इंजन जो स्विफ्ट में भी आता है, डिजायर में भी आता है। मेरे हिसाब से जितना मैं इसको समझ पाया हूँ या मैंने जितना चलाया इसको, ये बिल्कुल भी अंडर पावर या ऐसे दब के नहीं चलती है। क्योंकि देखो, अगर इंजन को हम कंपेयर करते हैं तो बाकी चीजों को भी कंपेयर करना चाहिए। अब स्विफ्ट या डिजायर का जो वेट है, उनके मुकाबले इसका वेट जो है ना 100-150 किलो जो है वो एक्स्ट्रा है। उसके टायर का साइज 13 इंचेस है और इसका 16 है, तो फिर भी ये चलती है, अच्छा परफॉर्म करती है। वही इंजन होने के बावजूद भी ये अच्छी माइलेज भी प्रोड्यूस करती है, अच्छा टॉर्क भी देती है। कंपनी ने इसको जो डिजाइन किया है ना, देखो इंजन सेम हो सकता है, बट उससे जो आउटपुट है ना वो अलग अलग ली जा सकती है। उसको आप अपने हिसाब से
ट्यून कर सकते हो, उसकी स्पेसिफिकेशन को आप सेट कर सकते हो कि हमें उस इंजन से क्या आउटपुट चाहिए। अब इसमें ना देखो 2-3 तरह के लोग होते हैं जो बोल देते हैं कि यार जिसको कोई चीज रिजेक्ट करनी होती है ना, उसके पास सॉलिड रीजन होता है ये बोलने के लिए कि ये 1248 सीसी है, वो भी 1248, फर्क क्या है। हाँ जी, बट अगर हम गहराई में जाएं तो कंपनी ने अगर डिजाइन किया है तो कुछ सोच समझ के किया है, बहुत सारी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है उसके पीछे। तो 1248 सीसी है, बट क्या आपने इसके बीएचपी के फिगर देखे? अगर स्विफ्ट की या स्विफ्ट डिजायर की बीएचपी देखें तो वो 72 बीएचपी का और 74 बीएचपी के बीच में है। बट इसका जो बीएचपी की आउटपुट है दैट इज 88.2 बीएचपी। तो देखिए वो कितना ज्यादा डिफरेंस है। इंजन भले ही सेम है बट बीएचपी की जो आउटपुट आ रही है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। और टॉर्क को ले लीजिए, उनमें 180 एनएम का टॉर्क होता है, जबकि ये हमें 200 एनएम का टॉर्क देती है। और अगर पावर टू वेट रेशो की देखा जाए ना, कंपैरिजन की जाए, तो इसका कम है उनसे। तो इस वजह से उस सेम इंजन के साथ हमें एक अच्छी पावर मिलती है इसके वेट के हिसाब से, इसके टायर साइज के हिसाब से, और सेम इंजन के साथ हम ज्यादा आउटपुट ले पाते हैं। तो उसके अलावा और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे इसके टर्बो को ले लो, जो इनका टर्बो चार्जर है उन दोनों कार्स में ही वो जो है वो एफजीटी लगा हुआ है, जबकि इसमें वीजीटी है। तो वो एफजीटी मतलब फिक्स्ड ज्योमेट्री टर्बो होता है और इसमें वेरिएबल होता है, जिससे आपको टर्बो लैग भी कम मिलता है। आउटपुट जो इंजन कंबशन के दौरान जब कंबशन होती है तो एक अच्छी आउटपुट भी आपको मिलती है और ज्यादा बीएचपी के लिए आप इंजन को ट्यून अप कर सकते हो। बट दूसरे उन केसेस में जो टर्बो लगा हुआ वो एक पर्टिकुलर आरपीएम पर जाके उसके बाद एक्टिवेट होता है। जैसे 1800 आरपीएम पर वो एक्टिवेट होगा तो उसके पीछे के जो आरपीएम होंगे उसमें आपको परफॉर्मेंस भी डाउन मिलेगी और टर्बो लैग भी आपको ज्यादा फील होगा। कंपनी का मेन मोटिव क्या है इंजन को डिजाइन करने का, वो डिपेंड करता है। इंजन सेम हो सकता है बट मैं इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा कि ये अंडर पावर है या इसमें 1248 सीसी का ही सीसी है। ओके, चलो हम एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ये चीजें तो होगी, कई लोग बोलते हैं सिटीज में अच्छी चलती है, हाईवे पे अच्छी नहीं चलती, इसके बारे में क्या आपका रिव्यू है? नहीं, मैं कहता हूँ कि कंपनी ने जो चीज डिजाइन की होती है ना वो बेस्ट दिया होता है उसमें। और आपकी कंपनी जब कोई भी चीज आपको देती है, आप प्रोडक्ट खरीदते हो ना, साथ में एक मैनुअल आता है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ आपकी चाहे कोई भी गाड़ी है, आप उसके जरूर गो थ्रू हुआ करो। उसमें इतनी बारीकी से हर चीज समझाई होती है जो आपको आपकी गाड़ी के साथ एक ऐसा कनेक्ट बना देती है कि आप अपने मतलब मैं ये कहूंगा कि बॉडी की तरह गाड़ी के साथ आप ट्यून अप हो सकते हो। जैसे कुछ लोगों का ये कहना होता है कि 5वें गियर में दब के चलती है, तो वो मेरे हिसाब से उन्हीं लोगों को लगता है जो पेट्रोल इंजन चलाते हैं और डीजल इंजन की जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसको नहीं समझते, उन लोगों को लगता है वो चीज। क्योंकि क्या होता है कि डीजल इंजन में जो है वो कंबशन रेशो ज्यादा रखी जाती है, टॉर्क भी ज्यादा होता है और ये लो आरपीएम पर थोड़ा लैग रहता है, जबकि पेट्रोल इंजन में वो नहीं रहता। जब भी गाड़ी लेके आते हैं तो किसी अपने फ्रेंड या कोई भी दोस्त है उसको गाड़ी चलाने के लिए देते हैं। अब वो अगर एक पेट्रोल इंजन चलाने वाला ड्राइवर है तो वो उसके हिसाब से इस गाड़ी को चलाएगा, पेट्रोल इंजन के हिसाब से नहीं चलती। इसका अपना चलाने का एक तरीका है। इसको हाई आरपीएम चाहिए होते हैं, गियर शिफ्टिंग जो है वो थोड़ी एडवांस में चाहिए होती है। लो स्पीड पे आप गियर शिफ्टिंग नहीं कर सकते, मतलब ऊपर वाले गियर में नहीं जा सकते। अगर मैं सेम एक ब्रेजा पेट्रोल और एक डीजल का कंपैरिजन करूं तो जो पेट्रोल वाली है ना वो 40 की स्पीड पे भी 5वां गियर ले लेती है, ठीक। बट इन केस ऑफ डीजल आपको 60 से अबव जाना पड़ेगा अगर आपको 5वां गियर डालना है। तो अब वो पेट्रोल वाला ड्राइवर इस गाड़ी को चलाए और वो 40 पे 5वां डाल दे तो ये दबेगी, क्योंकि ये उस चीज के लिए इंजन डिजाइन हुआ ही नहीं। इसको हाई आरपीएम पे ले जाना पड़ेगा। हाई आरपीएम पर जब जाएगी तो स्पीड 60 से क्रॉस हो जाएगी। 5वां गियर डालोगे तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये अंडर पावर है। तो वो कहीं ना कहीं चलाने में या वो महसूस करने में पेट्रोल वर्सेस डीजल वो एक जो डिफरेंस आता है उस वजह से लोग बोल देते हैं कि ये अंडर पावर है। अंडर पावर कैसे है? क्योंकि उसमें 136 का टॉर्क है, यस, इसमें 200 एनएम का, तो अंडर पावर कहाँ से हुई? बट हम वो पावर जो जनरेट हो रही है इंजन में उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं वो डिपेंड। और उसके लिए कंपनी ने जैसा कि बोला मैंने कि मैनुअल जरूर पढ़ा करो, तो मैनुअल में बहुत क्लियर अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब इतनी स्पीड होगी तो आपको ये गियर डालना है, इतनी होगी तो ये, उस हिसाब से अगर चलाओगे तो आपको ये कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी। एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आपका एरिया जैसे थोड़ा बहुत हिल एरिया है या आप 60 की स्पीड अचीव कर ही नहीं पाते हो तो आप कोशिश ही मत करो 5th गियर डालने की, 4th में चलाओ, 4th गियर में चलाते रहो इसको। ये इसका मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर
चौथे गियर में भी आप चलाते हो, यस यस स्मूथली चलते हो, तो आपको पावर का पंच तो अच्छा मिलेगा ही चौथे गियर में बिलो 60, यस। बट माइलेज भी ये लगभग 24-25 की तब भी दे जाएगी। मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, जब आपने ये सेकंड हैंड कार परचेज की थी, आपने क्या इसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह किया था? वेरिएशन आए थे लेके कोई? हाँ, मॉडिफिकेशन में मैंने काफी सारी चीजें की हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने ये ग्रिल चेंज किया था, क्योंकि Yes. इसमें नॉर्मल वाला जो कंपनी फिटेड स्टॉक ग्रिल आता है वही Yes. था, तो मुझे थोड़ा इसमें क्रोम एलिमेंट ऐड करना था, और ये Okay, काफी okay. आजकल ट्रेंडिंग भी है, तो मैंने हाँ. ये डलवाए थे। फॉग लैंप इसमें नहीं थे, फॉग लैंप में मैंने आफ्टर मार्केट डलवाए थे। ठीक है। एक पीछे बेस भी ट्यूब, कुछ चेंज किया हुआ है? हाँ, बेस ट्यूब लगवाया था, और उसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मैंने जो स्टॉक वाला था यस कंपनी फिटेड वाला निकाल दिया था। उसके बाद मैंने एक टच पैनल लगवाया था वो, ठीक और बैक कैमरा भी उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक तो है, वो ठीक है। सारी मॉडिफिकेशन की थी। बाकी ये बाइपर जैसे ये हाँ चेंज जी, हाँ करवाए थे, बाकी थोड़ी बहुत ठीक है। बिडिंग का काम करवाया था, उसके अलावा कोई ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं है। शायद फ्यूचर में प्लान है कि अलॉय व्हील्स शायद मैं डालूंगा। मैंने Yes, सारी yes. मॉडिफिकेशन जो है वो मनी माजरा चंडीगढ़ से करवाई है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं, मुझे और भी लोगों को जो जानना चाहते हैं कि इसकी क्या अच्छी अच्छी चीजें आपने एक्सपीरियंस करी है अब तक, और क्या क्या इसकी बैड एक्सपीरियंस आपने अभी तक कर लिया है? देखो, मैं आपको इसमें बैड ही बताऊंगा, मतलब Yes. जो है थोड़ी बहुत बैड बताऊंगा, उसके अलावा आप ये कंसिडर कर लो बाकी सारी चीजें इसमें पॉजिटिव ही है। बैड तो नहीं बोल सकता, बट उसको यस कंसिडर किया जाता है जब दूसरे जो राइवल्स हैं उनके साथ अगर हम गाड़ी को Yes, कंपेयर yes, yes. करते हैं। तो इसमें टर्बो लैग फर्स्ट में मेंशन करना चाहूंगा, थोड़ा सा रहता है, बट yes. जैसे मैंने होंडा सिटी या दूसरी होंडा की जो गाड़ियां चलाई हैं, अगर हाँ डीजल जी। गाड़ी भी है, बड़े अच्छे इनिशियल जो पिकअप होती है, आरपीएम होती है ना, उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। आपको फील भी नहीं आएगा कि आप एक डीजल गाड़ी चला रहे हो, अच्छा। बट इसमें यस थोड़ा सा वो फील होता है, मतलब नॉट लाइक स्विफ्ट और डिजायर, उनसे थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है, बट स्टिल वो अभी भी है वो यहाँ पे। माइलेज तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है मारुति की, चाहे कोई भी गाड़ी हो। यस यस। बाकी एक पीछे जो ये लाइट लगी हुई है, ये लाइट जो है ना, इसमें ये देखो, इसमें डस्टिंग हो रखी है, और ये कहीं ना कहीं कंपनी की ना फिटमेंट में प्रॉब्लम है, कहीं Yes, गैप yes, रह गए हैं, इस वजह से ये डस्ट अंदर चली जाती है। और मैंने जितनी सारी भी ब्रेजाएं देखी है 99.9 उनमें सब में मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, जो कि इसके डिजाइन में ही मुझे लग रहा है कोई मैन्युफैक्चरिंग की डिफेक्ट है। अब हम पहुंचते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, जो कि हर बंदा चाहता है इसमें एक अच्छी होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि इसकी एवरेज सिटीज और हाईवेज में कैसी है? माइलेज अगर हम सिटी में बात करें तो लगभग 18 की माइलेज दे जाती है ये। यस यस। अगर ट्रैफिक कंडीशन भी है और आप एक स्मूथ चलने वाले, ज्यादा अग्रेसिव ड्राइवर नहीं हो, तो 18 की माइलेज आपको मिल जाएगी, और हाईवेज पे 23-24 के बीच में ये रहती है। और बाकी रही चीज पावर की, तो पावर की मैं दोबारा मेंशन करना चाहूंगा, एक गाड़ी को कंपेयर कर लो जो 15 की माइलेज देती है, उसकी पावर आपको अच्छी लगेगी, यस है ना। बट अगर आप इसको चौथे गियर में चलाते हो, यस। दबा के चलाओ, तीसरे गियर में चलाओ, तब ठीक है। आप खुश होंगे, अच्छी पावर भी मिलेगी आपको, तब भी ये 15 की माइलेज दे जाएगी। ठीक है। तो आप उस वे में, उस पावर में अगर चलाना चाहते हो, अगर आप किसी दूसरे व्हीकल को कंपेयर कर रहे हो कि यार वो तो बड़ी अच्छी पावर देती है, तो आप तीसरे और चौथे में चलाओ ना, क्या दिक्कत है, 15 की फिर भी दे जाएगी। ये आपको वो वाला मजा भी देगी, पावर भी देगी, और आपको अंदर बैठ के लगेगा भी यस मैं एक पावरफुल गाड़ी चला रहा हूँ। यस। तो वही डिपेंड करता है कि इंजन दे दिया है कंपनी ने बेस्ट माइलेज के लिए बना के, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में यूज कर रहे हो। थैंक यू सो मच गुरनाम जी, आपने हमें और मेरे सारे फ्रेंड्स व्यूअर्स को इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की है, जिससे हम मुझे और मेरे सारे फ्रेंड्स और व्यूज को सब पता चल गया कि इस सेकंड हैंड कार परचेज करने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस है। थैंक यू तो सो बस आज के लिए यही, स्वाति जी का बहुत बहुत थैंक्स, हमें अपने चैनल पर लेके आई और इस तरीके से वीडियो दिखाओ। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।